Good morning, everyone. I welcome you back at the platform of Mandarin Academy. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की हम न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको डिस्कशन करते हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उसमें से कुछ कल्मिनेशन हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ भी ली है और वो की जयपुर एडिशन से लिया है, ताकि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो हमारे मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा कोई ग्रे एरिया हमसे छूट ना जाए। सबसे पहले जो आज का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पेपर में था, ये द हिंदू में था, जिसके अंदर ये राइटर कहना चाहता है कि क्या इंडिया एज ए ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भारत जो है वो किस प्रकार से ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करा। तो इन्होंने अपने कुछ आर्गुमेंट इसके संदर्भ में पेश किए हैं। परंतु ये चीज देखने से पहले हमें एक चीज देख लेनी होगी। लास्ट ईयर जो मेंस था 2024 का, जिसमें हमने ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की जो आईआर की क्लासेस थी उसमें हमने डिस्कशन भी किया था, एंड उसमें हमने ये बात कही थी कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, और पर्टिकुलरली हमने यही डिस्कस किया था। आप ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि देयर इज ए व्यू पॉइंट दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इन डायलेमा दैट इज बिटवीन ज्वाइनिंग द डेवलप नॉर्थ और लीडिंग द डेवलपिंग साउथ। एनालाइज दिस व्यू पॉइंट विथ प्लॉसिबल आर्गुमेंट्स। मतलब ये यही कहना चाहता है कि भारत की जो विदेश नीति है वो आज दुविधा में है। दुविधा में क्यों है कि क्या हम विकसित नॉर्थ को ज्वाइन करें या फिर हम जो पिछड़ा हुआ साउथ है, जो डेवलपिंग विकासशील साउथ है, उसको हम लीड करें। और तो यहाँ पे इस प्रश्न में डिमांड ये थी कि आपको जो ये कथन दे रखा है इस कथन का विश्लेषण करना है, और विश्लेषण करने के साथ चाहे आप इसके समर्थन में हैं चाहे आप इसके विरोध में हैं, उन तर्कों को आप उदाहरण के साथ पेश करना है। जब डिस्कस किया था तब भी मैंने कहा था कि जिस तरह से G20 उस टाइम हमारे यहाँ पे चल रहा था 2023 में, G20 की मीटिंग्स हुई भारत में, और वहां पे G20 में भारत ने जिस प्रकार से ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट किया, और वहां पे हमने ग्लोबल साउथ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ करके इनिशिएटिव वो स्टार्ट किया था। इनिशिएटिव का नाम क्या था? वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ। ये इनिशिएटिव हमने कब स्टार्ट किया था? ये सोली भारत ने स्टार्ट किया। और कब किया था ये इनिशिएटिव? हमने स्टार्ट किया था G20, जब साल 2023 के अंदर भारत के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। इसी के अंदर हमने अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ा था। और आप जानते हैं कि G20 ग्रुप है वो कंपैरेटिवली डेवलप नेशनों का उसमें ज्यादा उसमें बोलबाला है, लेकिन भारत ने उसके अंदर बोला कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट को शामिल करने के लिए अफ्रीका को शामिल करना पड़ेगा, तो फिर हमने अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया था। तो भारत के प्रयास है उसमें, ये दुनिया जानती है। तो ये जो प्रश्न है वो प्रश्न उसी संदर्भ में उठाया गया था। तो आप इसे ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से, देखो आरपीएससी को तो नहीं पता ना क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, और हम आज ये भी नहीं कह सकते सर ये क्वेश्चन आ गया था और अब ये आर्टिकल आ गया, ऐसा नहीं है। जो चीज करंट में चल रही होती है उसी के संदर्भ में ही प्रश्न बन के आते हैं। तो ये उस वक्त पूछा गया। रीजन मैंने आपको बताया कि भारत का जो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था, G20 के बारे में प्रश्न ना पूछ के G20 के अंदर जो हमने मुख्य काम किए, और हमने सबसे मुख्य काम यही किया था कि हमने वहां पे ग्लोबल साउथ की वॉइस को आगे बढ़ाया था, और उन्होंने ये प्रश्न दे दिया। आज ये राइटर क्या कह रहा है? आज ये राइटर उसी बात को कह रहा है, लेकिन राइटर क्या कह रहा है? ना तो हम नॉर्थ के तरफ जा रहे हैं और ना ही हम साउथ को लीड कर रहे हैं, बल्कि ये तो कहता है कि क्या हम एक ब्रिज बन रहे हैं। और यही सवाल दोबारा आपसे फिर पूछा जाता था इस साल में कि क्या संभावना दिखती है कि भारत किस प्रकार से ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के पीछे पड़ी हुई जो खाई है उसको ब्रिज बनने का काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट आएंगे ना, उन आर्गुमेंट को समझेंगे तभी हम उस प्रश्न को मेंस में लिख सकते हैं। और मेंस में लिखने के अलावा आपसे इंटरव्यू में ऐसी चीजें पूछी जाती है। अब हुआ क्यों, ये बात क्यों उठी? जिस मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपने चीज देखी कि हमने वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था भारत ने। तो रिसेंटली इसकी तीसरी मीटिंग हुई है। कहां पे? देखिए, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का तीसरी मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग कहां हुई? क्योंकि इंडिया ने किया, इंडिया हर साल अपने यहाँ पे करवाता है। तो तीसरी जो मीटिंग हुई वहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली, और उन्होंने, मैं उनके वर्ड्स हूबहू आपको बोल रहा हूं, और उन्होंने कहा कि टुडेज इंडिया इज नॉट ओनली फर्मली असर्ट इट्स ओन पॉइंट बट आल्सो स्ट्रांगली एम्पलीफाई द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो भारत क्या कहता है? ये खुद कह रहे हैं कि भारत ना सिर्फ ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा है, बल्कि ग्लोबल साउथ के जितने भी कार्य हैं उसको करने के लिए हम आगे आ रहे हैं। आप समझ गए? तो ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस है जो मैंने हाईलाइट कर रखी है, इसको टेलीग्राम चैनल पे और कमेंट्स के अंदर भी आपको ये डाल देंगे, ताकि इसको आप नोट डाउन करके रखें, जॉट डाउन करके रखें, एग्जाम में क्वेश्चन आए वहां आपको कोट कर सके। अब इस चीज को देखने के लिए हमें कुछ इसके इतिहास और कुछ चीजों को समझना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ क्या है। तो जब आपको पता, जर्मनी के दो भाग थे, एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी के जो उस वक्त के चांसलर थे, उनका चांसलर का नाम क्या था? मिस्टर ब्रेंट।
और उन ब्रांड ने एक अनऑफिशियली ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो ग्लोबल साउथ है वो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है और ग्लोबल नॉर्थ है वो डेवलपिंग कंट्रीज है। तो एक आर्टिफिशियल लाइन है, इस तरह को लगभग 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मान के चले कि 30 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, ये 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमारे ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ को डिवाइड करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कनाडा है, अमेरिका है, ये ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। उसके बाद नीचे जो लैटिन अमेरिका पूरा कंप्लीट आपका लैटिन अमेरिका जिसको हम दक्षिण अमेरिका कहते हैं, वो कंप्लीट आपका अफ्रीका, कंप्लीट आपका साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना और सारी की सारी एशियन कंट्रीज हैं, वो किसके पार्ट है? ग्लोबल साउथ के पार्ट है। इसमें मुख्य चीज आपको ये याद रखनी है कि यहां से ये जो ऑस्ट्रेलिया है जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। तो ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ की डिवाइड है। अब दोनों का डिफरेंस आप ये समझ सकते हैं, ग्लोबल नॉर्थ इनकी आकांक्षाएं दूसरी है, ये डेवलप हो चुके हैं, इनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुकी है, इनमें प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हुआ है, जबकि ग्लोबल साउथ दूसरी परेशानियों से जूझ रहा है। क्या परेशानियां हैं? ग्लोबल साउथ के अंदर आज ही पॉवर्टी, आज ही माल न्यूट्रिशन, एजुकेशन की कमी, एम्प्लॉयमेंट की कमी, इस प्रकार की जो समस्या है उनको ग्लोबल साउथ झेल रहा है। तो हम देखो हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आपके पास कुछ डाटा हो, जिस डाटा को आप अपने दिमाग में लिख करके वहां प्लॉट कर सके। तो ये ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का मैंने डिफरेंस बता दिया। ये टर्म कहां से कॉइन हुई वो भी हमने बात कर ली। अब ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल नॉर्थ क्या है, दोनों को मैंने आपको बता दिया कि इनकी डेफिनेशन क्या है। नाउ इसकी हिस्ट्री क्या है इसको हमने जान लिया। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी होती है और इसकी हिस्ट्री समझने के साथ अब मैं यहाँ पे मैं आपके सामने भारत की भूमिका लेके आऊंगा और हमें यह समझना होगा कि आखिर भारत की क्या भूमिका रही है किसमें? ग्लोबल साउथ के संदर्भ में। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ग्लोबल साउथ की परिकल्पना अभी कल परसों या 10 दिन या 10 साल पहले आई है, तो काफी टाइम से चल रहा है। और हम आजाद हुए थे 1947 में। जब हम 1947 में आजाद हुए तो आपको यह समझना होगा उसके बाद में ही कोल्ड वॉर चल पड़ा था। किसके बीच में? कोल्ड वॉर चल पड़ा था आपका यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो उन्होंने इस जो हमारे इस संपूर्ण विश्व को दो अलग अलग विचारधाराओं में बांट दिया और वो विचारधाराएं क्या थी? एक थी कैपिटलिज्म और दूसरी विचारधारा थी साम्यवाद की, जिसको हम सोशलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इन दोनों विचारधाराओं में इनको बांट दिया और इन विचारधाराओं में पूरे विश्व को बांटा। विश्व को बांटने के बाद क्या किया? इन दोनों ही राष्ट्रों ने, यूएसए ने, यूएसआर ने अपने अपने जो राष्ट्र इनके जिस पाले में आया उनको क्या बनाया? उन्होंने प्रॉक्सी कंट्री बनाया। प्रॉक्सी कंट्री कहने का मतलब यही है कि उन्होंने एक मोहरा बनाया और उस मोहरे का इस्तेमाल किया। ये खुद तो आपस में लड़ नहीं रहे थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 लड़ चुके थे, वर्ल्ड वॉर 2 लड़ चुके थे। इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा, हमें डायरेक्टली होगा। तो इन्होंने क्या किया? डायरेक्टली ना लड़के इनडायरेक्टली किसी दूसरे राष्ट्र को माध्यम बनाया। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप अच्छे से जानते हैं तो यहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये दो राष्ट्र हैं, इसके ऊपर चाइना है, आप जानते हैं। तो इन दोनों राष्ट्रों को आपस में लड़ाया। अब नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? रशिया, यानी कि अर्स्टवाइल यूएसएसआर। और साउथ कोरिया को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि इनको प्रॉक्सी बनाया गया, दोनों ही राष्ट्रों को प्रॉक्सी बनाया। नॉर्थ कोरिया को किसने प्रॉक्सी बनाया? नॉर्थ कोरिया को प्रॉक्सी बनाया है आपका यूएसआर ने। साउथ कोरिया को किसने प्रॉक्सी बनाया? वो बनाया अपने यूएसए ने। और ये इनका इस्तेमाल करते हुए अपने कोल्ड वॉर को चला रहे। अब ऐसी कंडीशन में भारत ने क्या कहा कि बोला हम अभी गरीबी से निकले हैं, आजाद हुए मुश्किल से, हमारी जो डिमांड्स है वो दूसरी है। उस टाइम जो हमारे विजनरी लीडर्स थे जिनमें जवाहरलाल नेहरू की इंपॉर्टेंट भूमिका है, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इनमें से किसी का भाग नहीं बनेंगे और एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चला जिसको हम नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं। अब इसके ऊपर अलग से यदि प्रश्न आए तो आपको टैकल करना होगा। हमें जब मौका मिलेगा, जब कभी न्यूज आर्टिकल रहेगा तो हम उस टाइम उसको देखेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें न्यूज पता होनी चाहिए, उसका संदर्भ पता होना चाहिए, मेंस या इंटरव्यू में उसको कैसे टैकल करें वो पता होना चाहिए। तो ये नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो हमने बात करी, इस नॉन अलाइंड मूवमेंट को भारत इसमें भाग लिया। भारत के साथ इंडोनेशिया है, गाना है, ये मुख्य देश थे। इंडोनेशिया एशियन कंट्री से था, गाना जो आपका अफ्रीका से था। इन राष्ट्रों के साथ मिलकर हमने इसको स्ट्रांग बनाया और इससे कई राष्ट्रों को समस्या हुई, स्पेशली यूएसए को इससे काफी समस्या हुई, क्योंकि यूएसए ये चाहता था कि भारत एक प्रॉक्सी बने, क्योंकि एशिया के अंदर वो उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकता था। तो अब उस वक्त कंडीशन अलग थी, जब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के हिस्से बने उस वक्त कंडीशन अलग थी। क्या कंडीशन अलग थी? आज आप ग्लोबल साउथ की बात को रख रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो? एक साइड ले रहे हो। ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में क्या हो रहा है? भारत एक तरफ बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है? लीडर बन रहा है, किसका? ग्लोबल साउथ का।
जबकि उस वक्त क्या था, आप किसी का हिस्सा नहीं बन रहे थे। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे यही पूछा सकता है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट है वो किस प्रकार भारत की जो आज ग्लोबल साउथ को लीड करने की अवधारणा है से भिन्न है। आप मतलब समझिए कि आज जो नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर हम जो लीडर थे वो उस वक्त की, और आज जो ग्लोबल साउथ को हम लीड कर रहे हैं, उन दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस है। अगर यही सवाल आपसे 10 वर्ड्स के अंदर दोबारा पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही चीजें आपके सिलेबस में। आप जाके अपना सिलेबस देखो, आईआर के अंदर क्लियरली मेंशन है, उसके अंदर नाम भी मेंशन है, और ग्लोबल साउथ तो है ही, तभी तो पिछली बार सवाल आया था। और नहीं भी होने से आपको यह समझना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जिन चीजों का इंप्लीकेशन होता है वो प्रश्न आ सकते हैं। अब ये प्रश्न इसीलिए, अब आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको बताना है कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट था, उस नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर हम किससे परेशान थे, हम डीकोलोनाइजेशन के लिए। हमारी आकांक्षाएं क्या थी, हमारी आकांक्षाएं थी उपनिवेशीकरण की। भाई अंग्रेजों ने, वेस्ट की कंट्रीज ने, यूरोप ने हमको उपनिवेश बना के रखा था, और ना सिर्फ हमें बल्कि संपूर्ण विश्व में जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है सबने यह चीज झेली थी। तो उस वक्त हमारी आकांक्षाएं क्या थी कि हम दोबारा से इस चीजों से सबको बाहर निकाले, ना सिर्फ भारत बल्कि जितने राष्ट्र हैं वो अभी भी उपनिवेश बने हैं उनको बाहर निकाले। तो हमारा मेन एम था डीकोलोनाइजेशन। दूसरा, हमारे पास जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज थे, वो हमारी जो बेसिक आवश्यकताएं थी, जिसमें आपका रहना खाना, वो पूर्ति कराने में सक्षम नहीं थे। तो आप कैसे किसी इंटरनेशनल हिस्से में कोल्ड वॉर का हिस्सा बन सकते हो। तो ये मुख्य मुद्दे थे, ठीक है, जिनमें आप समझ सकते हो। तीसरा, यदि हम किसी का भाग बनते हैं, उस वक्त अगर हम किसी का भाग बनते, तो यदि आप किसी भी एक हिस्से का भाग बनते हो तो उसका नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता था। जो आपकी डेवलपमेंटल और बेसिक एम्यूनिटीज के लिए जरूरी था, उसको उसको पूरा नहीं कर पाते। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया। लेकिन आज क्या है, आखिर आज आप क्यों जा रहे हो, आप, मैं बोल रहा हूं आपको इस आर्टिकल के माध्यम से, या जो भी पब्लिक डिस्कोर्स में इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, उससे हम ग्लोबल साउथ के एक लीडर बन रहे हैं। तो क्या आवश्यकताएं हैं, अब आपको समझना होगा हम ग्लोबल साउथ के लीडर है, क्योंकि अब कंडीशंस दूसरी हो गई है। हम पहली बात किसी के गुलाम नहीं रहे, हम उन बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करके आगे बढ़ चुके हैं। आज क्या हो रहा है कि हमें, हमारे तरफ चाइना विश्व में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। तो आप जो राष्ट्र आज वर्तमान में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, कल वो भारत को चैलेंज करेगा। तो भारत को वर्तमान में ही तैयारी करनी होगी आने वाले भविष्य के लिए। इसीलिए जो चाइना की हेजेमनी है, या चाइना का जो प्रभाव है, जो चाइना का प्रभाव है हमारे राष्ट्र के ऊपर, या फिर हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के ऊपर, या फिर उसका प्रभाव जो लैटिन अमेरिका या अफ्रीका के अंदर है, उन सारे प्रभावों को कम करने के लिए, उन सारे प्रभावों को कम करने के लिए हमें जहां जहां चाइना जा रहा है वहां हमें अपनी पॉलिसी के माध्यम से उसको काउंटर करना जरूरी है। ये एक बात होगी। दूसरा, आप देखो हमारी खुद की आवश्यकताएं हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस है दुनिया में, वो सारे के सारे किसके बनाए हुए हैं, या तो वो वेस्ट ने बना रखे हैं, या फिर वो यूरोप में बने हैं, या अमेरिका में बने हैं। तो आप जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ले लो, चाहे आप यूनिसेफ की बात कर लो, यूनेस्को की बात कर लो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कर लो। अदरवाइज आप जो हमारे डेवलपमेंटल के लिए वर्ल्ड बैंक बना हुआ है, आईएमएफ बना हुआ है, उन सबकी, उनको डिक्टेट कौन करता है, उनको कौन बोलता है कि आप ये बातें मानो। तो वो सारे के सारे स्टैंडर्ड किसने तय किए हैं, वेस्ट ने। अब वो समय नहीं रहा कि हम वेस्ट की बताई हुई बातों को नहीं माने, हम उनको नहीं मान सकते। उदाहरण कैसे, देखो, उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हो, ये प्रश्न बात कर रहा है फॉरेन पॉलिसी के बारे में। हमारी भारत की फॉरेन पॉलिसी कौन तय करेगा, भारत की फॉरेन पॉलिसी को तय तो सरकार करती है, लेकिन उसका जो एक सबसे मुख्य चेहरा है वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यदि कोई विश्व के किसी मंच में जाके कोई बात बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब आज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जब उनसे मीडिया में सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों हम भारत का ये दोगला व्यवहार ना कहें, जब आप एक तरफ तो कहते हो कि विश्व के अंदर शांति स्थापित होनी चाहिए, और जबकि आप दूसरी तरफ रशिया से तेल खरीदो, तो उनका जवाब क्या होता है, वो यही कहते हैं कि देखो ये हमारा सोवरेन डिसीजन है,
आप जब हमें कह रहे हो कि हम क्यों तेल खरीद रहे हैं, हमारी तो जरूरत है, हमारे यहाँ पे गरीबी है, हम यहाँ पे 85% तेल हम हमारी आवश्यकता का बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई, आप दे दो हमको, हम आपसे ले लेंगे, हम रशिया से नहीं लेंगे। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी कहती है कि हमें हमारे इंटरेस्ट पहले देखने हैं, उसके बाद किसी और ने क्या कहा हम वो सुनेंगे। तो ये चीज ये दिखाती है कि जो हम आज ग्लोबल साउथ के लिए बात कर रहे हैं ना, इस ग्लोबल साउथ के अंदर ये स्पष्ट होता है इन बातों से कि हमें हमारे खुद की जो इंटरेस्ट हैं, अब ये इंटरेस्ट कौन से हो सकते हैं, हमारे नेशनल हो सकते हैं, ये हमारे इकोनॉमिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकते हैं, या फिर ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरेस्ट हो सकते हैं। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम आज ग्लोबल साउथ को लीड करने की बात कर रहे हैं। तो ये आपको कुछ चीजें हैं वो समझनी होगी, मैंने जो आपको समझाई। अब यहाँ पे ये बात है कि ये तो आपने हिस्ट्री बता दी, तो मैंने नाम बता दिया, नाम के साथ भारत किस प्रकार से इसको लीड कर रहा हो बता दिया। अब दूसरा है कि क्या एफर्ट किए हैं भारत ने, जो ये दिखाता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है। सबसे पहले आप G20 का एग्जाम्पल दो, कहां हुआ था, 2023 का समिट इंडिया के अंदर हुआ था। इसका G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं होता है, तो हमने ये देखा G20 के अंदर एक तो हमने अफ्रीकन यूनियन को अपने यहाँ इंक्लूड किया, उसके साथ ही साथ हमने ये इनिशिएटिव की बात करी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जिसका अभी थर्ड समिट कहां पे हुआ था, रिसेंटली थर्ड समिट हुआ था लास्ट ईयर अगस्त के अंदर। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्टेटमेंट दिया था वो यहीं से दिया था उन्होंने। तो ये एफर्ट्स दिखाते हैं कि हम किस प्रकार एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप COP29 का एग्जाम्पल दे सकते हो। COP29 कहां हुआ था, अभी रिसेंटली COP29 हुआ था आपका बाकू में, बाकू अजरबैजान में है। तो वहां पे ये COP29 किसका हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। भाई क्लाइमेट चेंज के बारे में भी तो कौन बात कर रहा है, भारत बात कर रहा है, चीन बात कर रहा है। तो ऐसा कोई अगर कहे कि भाई हम तो केवल चीन से बदला लेने के लिए, या चीन वो एक पक्ष है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चीन से बिल्कुल ऑपोजिट में हैं, हम चीन के साथ भी काम करना चाहते हैं। कैसे, आप क्लाइमेट चेंज के अंदर हम चीन के साथ खड़े होते हैं, चीन हमारे साथ खड़ा होता है, क्योंकि हम वहां किसका हिस्सा, ग्लोबल साउथ का है। हम किसके खिलाफ खड़े हैं, ग्लोबल नॉर्थ के खिलाफ खड़े हैं। तो अब वहां पे चीन को ये लेवरेज नहीं है कि चीन भारत की जगह ले ले। कैसे, अब देखिए, अब मैंने ये जो क्वेश्चन डाला ना कि इज दिस टू चैलेंज चाइना, कि क्या भारत ग्लोबल साउथ को जो लीड कर रहा है वो चाइना को चैलेंज करने के लिए कर रहा है, बिल्कुल नहीं। कुछ परिदृश्य में हो सकता है परंतु पूर्णतया नहीं। क्यों, आप ये समझिए, आज भारत के रिलेशंस अमेरिका से किसने बहुत अच्छे हैं। हम देखिए हमारे यहाँ पे अभी एरो इंडिया का जो शो चल रहा है यलंका के अंदर, वहां पे आप देख सकते हैं कि रशिया का फाइटर है Su-57, वो भी आया हुआ है, वो अपना प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका से F-35 आया है, वो भी प्रदर्शन कर रहा है। तो आप देखो, दो भिन्न भिन्न राष्ट्रों को हमने एक साथ लेके आए। इसके अलावा हमारे बॉर्डर के ऊपर इश्यू हुआ, डोकलाम के अंदर विवाद हुआ, तो हमने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और हमने चाइना को कहा कि देखो, हम तब तक शांति से बात नहीं कर सकते, हम बाकी बातें तभी करेंगे जब बॉर्डर का इश्यू भी साथ में चलेगा। चाइना ने कहा आप बॉर्डर के इश्यू को साइड में रखो और बाकी बातें कर लेते हैं, लेकिन भारत ने मना किया। तब धीरे धीरे क्या हुआ, वहां के जो उनका विदेश मंत्रालय है, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो भारत से चाहते हैं कि हम आपस में बातचीत करें, बातचीत करके हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं। तो ये दिखाता है किस प्रकार से हमारी पॉलिसी ने चीन को भी मजबूर किया है, और चीन की वो पोजीशन नहीं है जो भारत की है। कैसे, यूएसए में आज देखो, कनाडा के ऊपर टैरिफ लग गया, मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लग गया, चीन के ऊपर टैरिफ लग गया, क्या भारत के ऊपर लगा, अभी तक नहीं लगा। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीन की तुलना में भारत के रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं, चीन की तुलना में भारत के रिश्ते यूरोप से अच्छे हैं। आज अफ्रीका के अंदर हमारी जो पैठ है वो चीन की तुलना में ज्यादा अच्छी है। तो भारत ना सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ के अंदर एक अच्छी कंट्री के रूप में जाना जाता है, बल्कि ग्लोबल नॉर्थ को भी मालूम है कि हमें भारत की आवश्यकता है। क्यों है, जितनी इंडस्ट्री चीन के अंदर लगी थी वो सारी की सारी इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कोविड के बाद वहां से निकलना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भविष्य में दोबारा ऐसी कोई समस्या आए और उन्हें परेशान होना पड़े। क्योंकि चीन का जो रेगुलेशन है वो भारत से काफी अलग है, और भारत एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की कंट्री है। यदि आप यहाँ पर एस्टेब्लिश होते हो तो फिर क्या है कि यहाँ पे जो बाहर की कंपनियों को भी अच्छा खासा मौका मिलता है उनकी बात को रखने का, सुनने का। तो यहाँ पे कंड्यूसिव एनवायरमेंट है। प्रॉब्लम क्या है कि चीन में ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया, अब वो जो कंपनी जिसने वहां लगा रखी है उसको वहां से शिफ्ट करना एक बहुत बड़ा कैपिटल इंटेंसिव वर्क होता है, इसी कारण से वो आसानी से बाहर नहीं निकलती। लेकिन चीन की तुलना में भारत नॉर्थ के साथ सामंजस्य बनाने के लिए बेहतर राष्ट्र है। तो ये एक हमने एंगल बता दिया। फिर अब ये जो बात की ना, हाउ इंडिया इज ए ब्रिज बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड नॉर्थ। देखो, साउथ के अंदर तो लोग हमारी बात सुनते हैं, ये हम जानते हैं, इसीलिए तो हमने अफ्रीकन यूनियन को जब शामिल किया तो किसी ने हमारा विरोध नहीं किया, ना ग्लोबल नॉर्थ कर सका, और जो ग्लोबल साउथ ने हमको सपोर्ट किया उसकी तो कोई बात ही नहीं है। दूसरा, आप देखो, हमने अब इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने क्या बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हालांकि उसमें फ्रांस भी शामिल है, बहुत सारे राष्ट्र हैं, लेकिन इनिशिएटिव किसका है, भारत का। यदि आपने न्यूज में सुना हो, अब हम जो साउथ ग्लोबल नॉर्थ में जैसे अमेरिका और यूरोप बोल रहे हैं कि जो कार्बन ट्रेडिंग का सिस्टम लेके आए हैं, लेकिन भारत यहाँ पे, हम यहाँ खुद अपने नए स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। कैसे, हम जब स्टील का मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके अंदर कितने प्रतिशत एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कितना प्रतिशत कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कौन सा स्टील है जो प्रोडक्शन के हिसाब से अच्छा है, तो हम खुद हमारे मानक तय कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि भारत वास्तव में ग्लोबल साउथ को ध्यान में रखते हुए अपनी चीजें दिखा रहा है। इसके अलावा सिर्फ आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें, जो कि आर्टिकल में मेंशन थी, और वो ये है कि भारत को जब आप ग्लोबल साउथ को, जब आप लीड कर रहे हो, एक ब्रिज का काम कर रहे हो, तो क्या चीजें ध्यान में रखनी है। हमें एक तो अल्टरनेटिव पैराडिज्म ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि आपको जो बाकी राष्ट्र है उनको साथ में लेना है, उनकी क्या आकांक्षा है। ऐसा नहीं कि भारत की क्या आकांक्षा है वही देखें। जब आप ग्लोबल साउथ की बात करते हो तो आपको देखना है कि अफ्रीका, उसके बाद लैटिन अमेरिका, उसके बाद हमारे एशियन, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, इन सब की आवश्यकताएं कैसी है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट के काम करने हैं। जैसे आप एआई की समिट की बात चल रही है, तो वहां भी हमें ये बातें रखनी है। फिर सेकंड बोला है कि आपको मानवता को ध्यान में रखना है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच रखते हुए जो भी डेवलपमेंट में चैलेंज आ रहे हैं उनको सॉल्व करना है। और तीसरी बात उन्होंने यही की कि इंडिया को जो ग्लोबल गवर्नेंस है, उसमें जो मैंने आपको बताया था कि जितने इंस्टीट्यूट्स बने हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम हमारी भूमिका को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे नए इंस्टीट्यूट खड़े कर सकते हैं, उन चीजों का ध्यान रखता है। जब हम ये कर पाएंगे तभी हम ट्रूली ग्लोबल साउथ के लीडर बन सकते हैं, और एक अच्छा ब्रिज के रूप, ब्रिज तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ब्रिज तो हम हैं। अब आप अपने आंसर को कितने वैलिड आर्गुमेंट के साथ पुटअप करते हो, वो आपको देखना है। तो इसके 2 या 3 क्वेश्चंस हम लास्ट में हम देखेंगे, ताकि इन क्वेश्चंस को आप लिख के प्रैक्टिस कर सके, और आखिर प्रश्न तो यहीं से बनेगा। ये आपको अपना खुद का विजन सुधारना होगा कि आखिर प्रश्न कहां से आते हैं। ये प्रश्न एक उदाहरण है। मैं हर दिन कोशिश करता हूं कि ऐसा प्रश्न लेके आता हूं जो कि सिर्फ आर्टिकल से जुड़ा हुआ। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जो हमने पढ़ाया वो आ रहा है, वो नहीं है। आखिर प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, अब आप कहां से पढ़ रहे हो ये आपकी इच्छा है। लास्ट ईयर मेंस के समय हमने वो बुक भी निकाली थी जो कि करंट अफेयर के साथ जुड़ी हुई थी। अब उस बुक में क्या था, ये लास्ट ईयर जो, ये अप्रैल से लेकर के जून का 1 साल का हमारा करंट अफेयर था। ये बुक, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस बुक के अंदर ये भी हमने डिस्कशन कर रखा है। इसके अंदर इकोनॉमी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, जितने टॉपिक्स थे वो हमने मेंशन किए थे, जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल आया था, और इसमें से प्रश्न आए हैं। उद्देश्य ये नहीं है, क्योंकि ये जो बुक है, ये सार किसका था, ये सारा करंट अफेयर का थे। और करंट अफेयर कौन सा, यही डिटेल्स करंट अफेयर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आप रेगुलरली इन चीजों को देखते हो तो आपके कंसेप्ट बड़े से ब्रॉड हो जाते हैं, आपको चीजें याद नहीं करनी। जैसे कल हमने बात की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आज आप जानते हो कि फ्रांस में हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं, उनका वहां पे स्वागत हुआ है। तो वो क्यों गए हैं, कहाँ हो रहा है, तो प्री की तैयारी भी हो जाती है, मेंस की तैयारी भी हो जाती है। वरना आखिर में क्या करते हो, लास्ट के अंदर आप एक साथ मगअप करने बैठते हो। तो वो चीजें, आपका माइंड है उसकी भी एक लिमिट है, इतना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो आज हम जितने कंटूर यहाँ पे डिस्कस किए, ये कंटूर शायद आप एक आर्टिकल पढ़ के नहीं निकाल सकते। इसीलिए क्या होता है, कहते हैं ना, हॉलिस्टिक का मतलब यही होता है कि आप अपने आप को उस प्रक्रिया में बनाए रखें, उसके साथ चलें। तो ये फर्स्ट आर्टिकल था, डिटेल में हमने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आज का। बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज नहीं आई थी, लेकिन ये हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया। फिर राजस्थान के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमेशा से ही चर्चाओं में बना रहा है। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर न्यूज आई थी, और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो न्यूज आई, वो ये न्यूज ये कह रही थी कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसके कंजर्वेशन के लिए राजस्थान सरकार प्रयास कर रही है, भारत सरकार प्रयास कर रही है। तो हमने इसके कंजर्वेशन के सेंटर्स बना रखे हैं। कहाँ कहाँ बना रखे हैं, हमने एक बना रखा है सोरसेन के अंदर। एक कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बना रखा हमने, सोरसेन में। सोरसेन कहाँ है, 12 के अंदर। ठीक है, यहाँ हमारा कंजर्वेशन सेंटर। इसके अलावा हमने जैसलमेर में बना रखा है। और यहाँ पे जैसलमेर के अंदर क्या है, यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है। कैप्टिव ब्रीडिंग मतलब क्या है, पिंजरे वगैरह बनाए हुए हैं। पिंजरे छोटे मोटे पिंजरे नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई बायोलॉजिकल पार्क समझ लें। जैसे बायोलॉजिकल पार्क होता है, बहुत कम एरिया में होता है। जैसलमेर के अंदर जो ये हमारा ये कंजर्वेशन रिजर्व बना गया, बहुत बड़ा है। अब हो क्या गया, वहां पे कुछ जो हमारे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, ये आप जानते हैं कि इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये लगभग 15 मीटर से लेकर के 50 मीटर की हाइट तक ये उड़ सकते हैं, इतनी हाइट से उड़ सकते हैं। परंतु एक प्रॉब्लम ये है कि इनका वजन बहुत ज्यादा होता है। अब हैवी वजन है और ये उड़ भी सकते हैं, तो होता क्या है, और थोड़ा सा क्या होती है, इनका जो आई साइट का विजन होता है, जो इनकी देखने की शक्ति होती है, वो कम होती है। तो होता क्या है, जब ये उड़ते हैं, उड़ने के कारण क्या होता है,
इस हाइट में 15 मीटर से 50 मीटर, मैंने आपको एक रेंज बता दी। कोई ये कह दे कि सर वो ज्यादा उड़ गया, कम उड़ गया, वो नहीं है। कि हमारे गांव में तो सर 15 मीटर से कम भी उड़ते हैं। जो वेस्टर्न राजस्थान में रहते हैं उन्होंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा भी होगा। तो इस रेंज के अंदर जब ये उड़ते हैं, तो इस रेंज में उड़ने के कारण क्या होता है कि इनका कोलिजन किससे होता है? इलेक्ट्रिक जो लाइंस होती है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस छोटी वाली लाइंस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक जो लाइंस है वो छोटी वाली लाइन नहीं है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस कौन सी है? ये हैवी ट्रांसमिशन वाली लाइन है, जिसमें आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक की लाइंस हैं, 3-3 लेयर्स बनी होती है, और जिसके ऊपर बड़े बड़े टावर्स में इनका सेटअप किया होता है। अब चूंकि आप जानते हैं कि वेस्टर्न राजस्थान बहुत बड़ा सेक्टर है, किसका किसका सेक्टर है? रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये ऊपर जो आपको वायर्स दिख रहे हैं, मैं इसको डिफरेंट कलर में कर देता हूं, हालांकि ये तो आपने देखा ही होगा। ये जो आपको मैंने ब्लैक कलर की लाइंस की है, ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन है। अब वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जानते हैं कि किस प्रकार से जो रिन्यूएबल एनर्जी को पुश दिया गया है, तो वहां पे बहुत सारे प्लांट्स लग रहे हैं, और हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, सोलर एनर्जी के अंदर काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो उनका ट्रांसमिशन करना है ना, वो ट्रांसमिशन के लिए इन लाइंस की आवश्यकता भी होती है। अब ये जो लाइंस डलती है, तो चूंकि ये 15 से 50 मीटर में उड़ता है, तो इन लाइंस की जो हाइट होती है वो 10 मीटर के ऊपर ही होती है। तो जो सबसे नीचे वाली लाइंस है या फिर बीच वाली लाइन है, इनमें ये टकरा जाते हैं। टकराने के बाद क्या होता है, इनके आसपास ये जो इलेक्ट्रिक लाइन अपने आसपास एक लूप बनाती है। उस लूप के कारण क्या होता है, फिर इनकी डेथ हो जाती है। और ये गिरने से डेथ होती है, ऐसा नहीं करंट खाने से डेथ हो रही है, बल्कि वो जो टकराने के बाद जो गिर जाता है, उसका वजन ज्यादा होता है, उस कारण से उनकी डेथ हो रही है। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट एक रीजन है जिस कारण से इनकी संख्या कम हो रही है। इसके केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। परंतु हमें यह समझना होगा कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के साथ एनवायरमेंट का कंजर्वेशन, दोनों ही एसेंशियल है। तो उसके बीच का कैसे रास्ता निकाला? इतनी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन लाइंस को अंडरग्राउंड करना भी आसान नहीं है। तो भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा कि ये जो है काफी कैपिटल इंटेंसिव काम है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगा सकते हैं। 10 मीटर का स्पेस बता रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, तो उन्होंने कहा था। तो ये डिफ्लेक्टर के कारण क्या होता है, ये डिफ्लेक्टर के कारण ये जो ये उड़ते हैं, तो इनको देख करके, इनके साउंड से और इनकी लाइट से ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आप अगर वेस्टर्न राजस्थान में जाओगे तो आपको इतनी बहुत सारी लाइटें दिखाई देगी रात को कि पता नहीं ये क्या है। तो वो बर्ड डिफ्लेक्टर लगे होते हैं ताकि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कोई कैजुअलिटी ना हो, उसकी डेथ ना हो, उसका कंजर्वेशन हो जाए। अब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के इकोसिस्टम के लिए, इसी का। अब दूसरा, इसका जो स्टेटस है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो रेड डाटा बुक होती है, उस रेड डाटा बुक के अंदर क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, उसके अंदर जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी के अंदर ये है। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके भी शेड्यूल्स बने हुए हैं, तो उसके अंदर भी ये शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है। तो ये इसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देने का प्रयास किया गया है। अब रिसेंटली इसके अंदर एक डेथ हो गई एक फीमेल की, और वो क्यों हो गई? क्योंकि जो यहाँ पे जहां इनको, ये जैसलमेर के अंदर जहां इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग हो रखी थी, जहां उनको रखा गया था, उसके अंदर 2 मीटर या 3 मीटर की फेंसिंग थी, तो वो कहीं टकरा गया, टकराने से उसकी डेथ हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये समझना होगा कि यहाँ पे जो कंसेप्ट निकल के आया, वो निकल के आया डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्लांट का हो सकता है, किसी जाति का, स्पीसीज का हो सकता है, किसी एरिया का हो सकता है, वेटलैंड का हो सकता है। तो ये चीज हमने यहाँ देखी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये कंजर्वेशन जैसलमेर के अंदर था, तो वो कहां पे था? सुदासरी। क्लियर है? सुदासरी के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था। इंसिडेंट हमारे पास मौका है कि हम कुछ चीजों को समझ सकें। दूसरा, मणिपुर, आप जानते हैं कि काफी लंबे समय से वहां विरोध चल रहा था। विरोध क्या चल रहा था कि वहां पे जिस प्रकार से लोकल ट्राइब्स है, जो कि रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का, वहां के हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद के अंदर कम्युनिटीज के अंदर आपस में राइवलरी हो गई, वहां पे बहुत सारी लूटमार मची, काफी लोगों की डेथ हुई, पुलिस वालों के हथियार छीन लिए गए, और वो हथियारों की अभी तक रिकवरी नहीं है। सोसाइटी है वो आपस में बढ़ चुकी है, तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मणिपुर की सिचुएशन कितनी गहरी है। अब हम आज मणिपुर के पूरे इंसिडेंट को तो काफी डिटेल में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? समय हमारे पास कम है। हमने पहला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट था वो देखा, लेकिन मणिपुर को आप ये समझिए कि मणिपुर के अंदर समस्या इतनी गहरी है कि आज मणिपुर के सीएम, आज यानी कि 2 दिन पहले, उन्होंने अपना
इस्तीफा सौंप दिया और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया गया। जब तक कि किसी नए चीफ मिनिस्टर को बनाने की कोई संभावना नहीं हो जाती, तब तक उनका इस्तीफा गवर्नर ने कहा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन तब तक आप केयर टेकर रहोगे। तो वो लिटरली उन्होंने अपना इस्तीफा दे चुका है। अब आप समझ लो, ना तो इनके पास कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस कैसे है भाई? लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप मुख्यमंत्री बने तभी रह सकते हो, या आपकी जो पार्टी है वो तभी सरकार में रह सकती है जब तक उसके पास समर्थन हो। तो यहाँ कॉन्फिडेंस इनके मुख्यमंत्री पद में है ही नहीं, क्योंकि वहां पर केवल और केवल 20 लोग आए थे। जब इन्होंने बोला था, मीटिंग बुलाई थी, तो केवल 20 लोग आए। इसका मतलब दिखा सकते हो कि आप इनके पास समर्थन नहीं था, तो इनको जाना तो था ही। दूसरा, अब ये तो सीएम की बात हो गई। अब केंद्र सरकार ने यहाँ पे गवर्नर चेंज कर दिया, और गवर्नर किसे भेजा? जो हमारे पहले होम मिनिस्टर थे, सॉरी होम सेक्रेटरी थे, जो हमारे पहले क्या थे? होम सेक्रेटरी, मिस्टर अजय भल्ला। तो वो वर्तमान में गवर्नर हैं किसके? आपके मणिपुर के। तो जो आप जानते हैं, ये एक आंतरिक मुद्दा है। आंतरिक मुद्दा कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। तो गृह मंत्रालय का सर्वोच्च जो अधिकारी है वो होम सेक्रेटरी होता है। उसी होम सेक्रेटरी की रिटायरमेंट के बाद नियुक्ति कहाँ करी आपने? उनको गवर्नर बनाया। कहाँ का गवर्नर बनाया? मणिपुर का। आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति को उस जगह के बारे में, उसके इश्यू के बारे में इतिहास पता है, उन्हीं की वहां नियुक्ति की गई है, ताकि वो बेटर तरीके से इसको टैकल कर सके। अब सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पे एक आर्टिकल मेंशन किया गया, आर्टिकल 355। तो आर्टिकल 355 क्या बोलता है? आप जानते हैं, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी राज्य के अंदर यदि वहां शासन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं चल रहा, तो आपको वहां पे आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति है। जो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति 356 में मिलती है, आर्टिकल 356 में, वो आर्टिकल 356 में आती कहां से? आर्टिकल 355 से आती है। तो 355 दिखाता है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको राज्य के अंदर आपका जो एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो बना रहना चाहिए। यदि ये नहीं बना हुआ है, तो फिर आप आर्टिकल 356 के तहत वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो। लेकिन इसका आधार कहां मिलता? 355 में। अब वहां पे मेजोरिटी है बीजेपी के पास में, परंतु जब सीएम ने इस्तीफा दिया है, तो वहां बात चल रही है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगा के भी वहां पे रूल एस्टेब्लिश किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि हालात खराब है मणिपुर के अंदर। तो ये सरकार को देखना होगा, और इसकी डिमांड काफी टाइम से एनजीओ कर रहे थे, उसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने लगा कि शायद हम इसको टैकल कर पाएंगे। तो एन बीरेन सिंह तो अभी इस्तीफा दे चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होता है, लेकिन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि अभी भी ये इश्यू काफी ग्रेव सिचुएशन में है। भारत के अंदर वर्तमान में यदि कोई इंटरनल इश्यू चल रहा है जो सबसे क्रिटिकल है, तो वो मणिपुर इश्यू। यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आपको इसको बात को रखना है। ये मणिपुर का मैप दिखा रखा है। मणिपुर में जो देखो, ये वैली रीजन तो बाहर बाहर ये वैली है, इम्फाल वैली, और इसके बाहर सारा का सारा क्या है? ये माउंटेन रीजन है। तो लगभग मणिपुर की जो ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन है ना, वो इसमें रहती है, आपके हिली एरियाज के अंदर। ये ज्योग्राफिकली 90% के आसपास है, और ये ऑलमोस्ट 10% है वैली रीजन। तो डेवलपमेंट यहाँ ज्यादा है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी जॉब ज्यादा है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स रहती है हिली रीजन के अंदर, उनका इतना हिस्सा नहीं है। तो ये बड़ा क्रिटिकल है। उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि म्यांमार से हमारी इसकी बॉर्डर टच है। तो यहाँ पे मोरेन जो एक हमारा टाउन है, वहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत सारे इश्यू है। उससे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो म्यांमार है, ये म्यांमार खुद, इसके अंदर आप जानते हैं कि किस प्रकार से वहां पे जो जुंता है अभी वो गवर्नमेंट चला रही है, यानी कि वहां मिलिट्री रूल चल रहा है। तो जो म्यांमार है उसके आसपास का सारा क्षेत्र डिस्टर्ब है। तो ये सिचुएशन हमारे ना सिर्फ इंटरनल बल्कि जो नेशनल इमरजेंसी के हिसाब से और जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर के हिसाब से काफी क्रिटिकल है। इसीलिए ये सिचुएशन हमने देखा, गवर्नर जो, क्योंकि काफी लंबे समय से किसी भी मुख्यमंत्री का इस्तीफा किसी राज्य की स्थिति को लेकर देखा नहीं गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरा, गवर्नर भी आपने जिनकी नियुक्ति की है, वो सिचुएशन इनडायरेक्टली ये दिखाती है कि काफी क्रिटिकल प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड ने इसको लागू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो ये उत्तराखंड स्टेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया है। हमारा आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो इसको इनविजन करता है, वो इसके बारे में बात करता है यूसीसी के बारे में कि सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि यूसीसी को लागू करे।
और ये जो हमारी केंद्र में सरकार है एनडीए गवर्नमेंट, उनका एक मैन एजेंडा था। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे। यह एक लिटिल बैकग्राउंड हमने देखने का प्रयास किया। यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जब ये लागू किया गया और जो बिल आया, उस बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, जो पिछली बार इंटरव्यू में कई लोगों से सवाल भी पूछे गए थे, तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के काफी क्वेश्चंस उठे हैं। अब इसमें क्या है, आर्बिट्री बात बोली गई है, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप के अंदर ये बिल परमिशन देता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में जब आप रहते हो, यदि आप ऑपोजिट सेक्स के हो, यदि आप ऑपोजिट सेक्स के हो तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। लेकिन जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे तो आपको विद इन 30 डेज आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और यदि आप सेम सेक्स के हो तो ये बिल उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। आप समझ गए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेम सेक्स को भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट सेक्स में लिव इन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करता है, परंतु ये भी कहता है कि 30 दिन के अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब कंट्रोवर्सी क्या है, ये 30 दिन कैसे डिसाइड होंगे कि भाई कब से आप काउंट करें, क्योंकि ये लिव इन रिलेशनशिप ऐसी चीज है जिसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, ये एक बात बोली गई है। और दूसरा, किस प्रकार से यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सेम सेक्स और ऑपोजिट सेक्स में, इसको लेकर के भी यहाँ पे जो राइटर है वो बात कर रहा है। तो अगर इंटरव्यू में ये कोई आता है तो इसको आर्टिकल को मैं टैग कर दूंगा, इसके अंदर बहुत अच्छे से पॉइंट्स लिखे हैं, हाईलाइट भी कर रखे हैं, तो वो एक बार आप प्लीज जरूर देख लें। ये इस पे प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इससे ये विजन देखा जाएगा कि भाई आपका जो वैचारिक मत है वो आप किस संदर्भ में है, आपकी खुद की इसको लेकर कितनी अंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपको समझना होगा। तो इसको मैं टैग कर दूंगा, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। हम जनरली ये ब्लड ग्रुप के बारे में है, इस आर्टिकल को आप साइड में रखिए, मेरी बात सुनिए। इसमें क्या जनरली हम जानते हैं कि ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है और ए बी ब्लड ग्रुप होता है। हम जनरली यही जानते हैं, और इन तीनों को क्लब करके हम एबीओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। और एंटीजन और एंटीबॉडी वो कि हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो बेसिक कंसेप्ट है, वो आप देख लेना। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप होता है। अब क्या हुआ है कि इसके अलावा बहुत सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन भारत के अंदर इसके अलावा एक ब्लड ग्रुप है, उसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब क्यों इसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप नाम रखा गया, क्योंकि जब जो पहला व्यक्ति हमें मिला था वो बॉम्बे के थे, जिनके अंदर ये ब्लड ग्रुप किया, और उसके अंदर ए बी ओ तीनों ही नहीं होते, उनके अंदर एच हीमोग्लोबिन होता है। आप समझ गए, तो एच हीमोग्लोबिन होता है, एच एंटीजन होंगे, तो ये कहानी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि किसी भी एक जो ये एबीओ ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसी बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ना तो खून ले सकता है और ना ही उसे दे सकता है, ना इसका ऑर्गन इसमें आ सकता है, ना इसका ऑर्गन उसमें जा सकता है। तो ये मेडिकल साइंस ये कहती थी, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर जो जिसको ट्रांसफर होगा उसकी डेथ हो सकती है। अब यहाँ पर चेन्नई के कुछ हमारे डॉक्टर्स हैं जो मेडिकल साइंस जुड़े हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, एक ट्रांसप्लांट किया है, किसका, किडनी का ट्रांसप्लांट किया। और वो किसमें किया उन्होंने, वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप का व्यक्ति है, उसकी किडनी खराब थी, तो उसमें जो किडनी में ट्रांसप्लांट हुआ है वो इन ब्लड ग्रुप से इसमें किया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एक अचीवमेंट है मेडिकल इंडस्ट्री के लिए। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो काफी रेयर ब्लड ग्रुप है, बहुत ही कम लोगों में होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसा माना गया है, यहाँ इसमें आंकड़े दे गए थे, तकरीबन 1 मिलियन, और इवन यूरोप में और अमेरिका में 10 मिलियन लोगों के अंदर एक व्यक्ति होता है। भारत के अंदर थोड़ा सा ज्यादा है इसकी संभावना, लेकिन फिर भी 1 मिलियन में एक व्यक्ति होना ही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। तो ये जो जिस प्रकार से मेडिकल साइंस में ये क्रॉस ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया, जिसके अंदर आपके एबीओ ग्रुप से बॉम्बे ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को खून का आदान प्रदान हुआ, इसने हमारे लिए नए रास्ते खोले हैं। तो उन्होंने ये स्टडी जापान में जाके करी थी, जापान के पास उन्होंने 2 साल अध्ययन किया था। वहां पे पहले उन्होंने जो हमारे इन्हीं ब्लड ग्रुप्स में आपस में किस प्रकार से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं वो देखा था। इसके बाद उन्होंने पहली बार विश्व में ऐसा काम हुआ है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि कहीं प्रीलिम्स में कोई सवाल आता है तो आप उसको टैकल कर सके, कहीं यही नहीं सोचें कि खाली ए बी ओ वो आपस में ही इंटरचेंज कर सकते। तो ये एक हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें थी वो देख लिया। ये क्वेश्चंस थे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वाला जो हमने बात करी, तो कॉपियां चेक करके हमने रिस्पॉन्स भी दिए हैं, और अच्छे प्रयास है। आप कोशिश करें कि उसमें और गुणवत्ता लाएं, और जो बातें डिस्कस करिए उनको लिखें।
और आज के जो क्वेश्चंस हैं, जो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किए, उसके क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जब पोस्ट करेंगे तो आप वहां उसको लेकर के उसके आंसर वहां पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट उसमें क्या एनरिचमेंट करना चाहिए उसके बारे में बात भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। यदि हमें ऐसा लगेगा कि आंसर्स को डिस्कस करना चाहिए, देन वी विल सी इन अनदर सेशन। So that's enough for today. Thank you so much.